हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे पास रासायनिक बलगति की केमिकल काइनेटिक्स की बात चल रही थी। केमिकल काइनेटिक्स में आज हमको पढ़ना है आरएनए समीकरण। एक मिनट। केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना है आज आरएनए समीकरण। ठीक है, आज का टॉपिक है आरएनए समीकरण। देखो, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो मैंने बताया था कि जब भी अभिक्रिया का वेग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, अभिक्रिया का जो तापमान है वो 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, तो अभिक्रिया का वेग जो होता है डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है या 3 गुना हो जाता है। लेकिन अभिक्रिया के वेग पर ताप का और क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, इसको समझाने के लिए हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए आरएनएस। आरएनएस ने क्या किया, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाया। ठीक है, और एक समीकरण दी जिसे हम कहते हैं आरएनए समीकरण, जिसे कहते हैं हमें आरएनए समीकरण। हमको उसी के बारे में पढ़ना है। आरएनएस ने कोई समीकरण ली, जैसे a+b और c+d, ये कोई अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभिक्रिया का वेग क्या होगा। यहाँ पे अभिक्रिया क्या है, दोनों दिशाओं में चल रही है, दोनों दिशाओं में चल रही है। अब अगर अभिक्रिया यहां से यहां चल रही है तो इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, इस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, के ए और बी। ठीक है, यही होगा ना अगर अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की सांद्रता के। तो जब अभिक्रिया यहाँ चल रही है तो अभिकारकों की सांद्रता क्या होगी, ये होगी। अगर मान लो अभिक्रिया उल्टी चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि पश्च अभिक्रिया, तो के जब हमारे पास अभिक्रिया ऐसे चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही है, तो अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन से हुए, सी और डी हुए। अभिक्रिया के लिए अभिकारक कौन से हुए, सी और डी। तो ये अग्र अभिक्रिया का वेग हो गया, ये पश्च अभिक्रिया का वेग हो गया। इनमें अंतर करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, एफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो साम्यावस्था पर क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया वेग, अग्र अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू पश्च अभिक्रिया वेग। ठीक है, तो अग्र अभिक्रिया वेग पश्च अभिक्रिया वेग क्या हो गया, के एफ ए बी, सॉरी इसको मैंने एफ लिख दिया, ये बी लिख देते हैं। बी का मतलब क्या हो गया, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। तो के बी सी और डी। के एफ, के बी को जल्दी ले आएंगे, के एफ अपॉन के बी, और सी डी अपॉन ए अपॉन बी। ठीक है, मार्कर खत्म हो गया था। तो के एफ अपॉन के बी, इसको हम एक स्थिरांक के रूप में लिख लेते हैं, एक ही लिख लेते हैं, के ई क्यू। ई क्यू क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक। क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक। के ई क्यू बराबर सी डी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हुआ साम्यावस्था स्थिरांक है। ठीक है, अब हमारे पास एक वैज्ञानिक हुए, कौन से, वान हाफ। कौन से, वान हाफ। अब वान हाफ ने एक समीकरण दी, वान हाफ ने एक समीकरण दी, कौन सी, डी एल एन के अपॉन डी टी ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, गैसीय अवस्था वाले में भी आती है कई बार, तो आपको याद रखनी पड़ेगी वान हाफ। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया, इसको 1 दे दो, चाहे इसको 2 दे दो। अब देखो यहाँ पे जो
ई ए है वो है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। टी है टेम्परेचर, आर है कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है, इसका हमने समाकलन कर दिया, इसका हमने समाकलन कर दिया। ठीक है, आपको पता रहेगा ना, ई ए क्या है सक्रियण ऊर्जा, टी क्या है तापमान, आर क्या है गैस स्थिरांक। ठीक है, क्या क्या है, ई ए सक्रियण ऊर्जा, और आर क्या है गैस स्थिरांक। ठीक है, टी तो आपको पता ही है ताप है, टेम्परेचर ताप है। अब हमको इसका समाकलन करना है, अब हमको इसका समाकलन करना है, तो समाकलन कर दीजिए, आता होगा मैथ वालों को तो। ठीक है, समाकलन कर देंगे तो आपको पता है इसका तो क्या होगा ln k हो जाएगा, और यहाँ पे ई ए सक्रियण ऊर्जा फिक्स होती है, ई ए अपॉन आर, बचा क्या 1/t²। हमको 1/t² का करना है। ठीक है, 1/t² का करना है। ठीक है, 1/t² का देखो ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा मैं आपसे, तो मैं आपको सीधे ही बता देता हूँ, ई ए अपॉन आर अपॉन टी, और यहाँ माइनस 1/t² का जो समाकलन है वो होगा 1/-1/t, ये होगा। मैं आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। और साथ में आपको पता है कि जब भी हम समाकलन करते हैं तो एक समाकलन स्थिरांक लेते हैं। समाकलन स्थिरांक आता ना प्लस में, जैसे सी आता था, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ln a। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया ln a आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको चाहूं तो log नेचुरल हटाना है मेरे को, मैंने इसको लिख दिया k। देखो जब भी हमारे पास log हटाते हैं तो इक्वल टू में जो होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, e की पावर के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो ये किस के रूप में आ जाएगा, e की पावर के रूप में आ जाएगा। ऐसे हमारे पास समाकलन में ln हटाते हैं, log नेचुरल हटाते हैं, लॉगरिथम हटाते हैं जब होता है, तो ये हमारे पास e की पावर के रूप में आ जाएगा, और जो ln a है वो आ जाएगा a। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान देते हैं, और यही हमारे पास क्या है, आरएनएस की समीकरण है। यही हमारे पास क्या है, आरएनएस समीकरण है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ आरएनएस समीकरण। आपको बस इतना सा याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको देखो ये सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं, सक्रियण ऊर्जा में ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, इतना कोई ज़रूरी बात है नहीं। तो सक्रियण ऊर्जा की अगर हम बात करें, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी अणु को उत्पाद बदलने के लिए अतिरिक्त रूप से दी जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है और वो बदल रहा है प्रोडक्ट में, जब भी कोई रिएक्टेंट है और वो बदल रहा है प्रोडक्ट में, उत्पाद में बदल रहा है, तो उत्पाद में बदलने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब कुछ एनर्जी तो उसके पास होती है, कुछ ऊर्जा तो उसके पास होती है, लेकिन कुछ अतिरिक्त ऊर्जा वो लेता है, या कुछ अतिरिक्त ऊर्जा उसको चाहिए होती है उत्पाद में बदलने के लिए। वही अतिरिक्त ऊर्जा हमारे पास क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा की हम बात कल करेंगे, और सक्रियण ऊर्जा को कैसे निकाला जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको कल की क्लास का वेट करना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे।
और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है।